नमस्कार दोस्तों, मैं विकास त्रिवेदी आपके अपने यूट्यूब चैनल विकास स्टडी सर्कल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम एसएससी जीडी प्रैक्टिस जीएस का प्रैक्टिस सेट एक लेकर आए हैं। दोस्तों, ये प्रैक्टिस सेट न्यू पैटर्न पर आधारित है। दोस्तों, आप जानते हैं कि एसएससी जीडी जो एसएससी है उसने इस एसएससी जीडी के पैटर्न में बदलाव किया है। पहले दोस्तों ये पैटर्न जो था उसमें 100 क्वेश्चन पूछे जाते थे, इस बार 80 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहले दोस्तों आपको बहुत अच्छे से हम बता देते हैं कि पहले और अभी इस बार तो दोस्तों पहले 100 क्वेश्चन पूछे जाते थे, इस बार 80 पूछे जाएंगे। पहले दोस्तों 90 मिनट टाइम था, इस बार आपको टाइम मिलेगा 60 मिनट का। और दोस्तों पहले एक क्वेश्चन 1 अंक का था, एक क्वेश्चन 1 अंक का, और इस बार एक क्वेश्चन 2 अंक का। लेकिन दोस्तों पहले माइनस मार्किंग यानी निगेटिव मार्किंग पहले नहीं थी, तो इस बार दोस्तों निगेटिव मार्किंग है। वो भी कितनी है तो 0.5 अंक की। दोस्तों 0.5% नहीं है, 0.5 अंक है ये। दोस्तों 0.5 अंक की माइनस मार्किंग रहेगी। दोस्तों टोटल अगर आपके इसके मार्क की बात करें या टोटल पूर्णांक की बात करें तो पहले पूर्णांक होता था 100 क्वेश्चन 100 पूर्णांक। इस बार दोस्तों 80 क्वेश्चन और टोटल पूर्णांक 160 रहेगा। माइनस मार्किंग 0.5। पहले माइनस मार्किंग नहीं होती थी, 100 क्वेश्चन पूछे जाते थे, 90 मिनट का टाइम मिलता था। इस बार दोस्तों 60 मिनट का टाइम दिया जाएगा दोस्तों। और ये एग्जाम हमारा ऑनलाइन होता है, ऑनलाइन एग्जाम होता है दोस्तों। तो बहुत आराम से बहुत अच्छे से दोस्तों न्यू पैटर्न पर किस चैप्टर से क्या पूछा जाएगा उस अकॉर्डिंग दोस्तों ये जीएस का प्रैक्टिस सेट हम लेकर आए हैं। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक बिना स्किप किए हुए बहुत ध्यान से देखना। मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों क्वेश्चन है एसएससी जीडी की दृष्टि से। तो दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों शुरू करते हैं अपना आज का जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 1। दोस्तों हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान को चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस के रूप में नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों ये जो अनिल चौहान है इन्हें सीडीएस नियुक्त किया गया है, वह भारत के कौन से नंबर के सीडीएस बनाए गए हैं। तो दोस्तों हमारे ऑप्शन है पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा। दोस्तों किस नंबर के ये बनाए गए हैं तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये दूसरे नंबर के सीडीएस है। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों अगर बात करें पहले नंबर के सीडीएस तो आप लोग जानते होंगे जनरल बिपिन रावत। जनरल बिपिन रावत जो थे दोस्तों वो पहले नंबर के सीडीएस थे। और दोस्तों इनका निधन हो गया तो उसके बाद ये पद खाली था। अभी दोस्तों अनिल चौहान को दूसरे सीडीएस के रूप में नियुक्त किया गया है। उसके बाद दोस्तों हम अपने दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों हमारा है कि निम्नलिखित साहित्यिक स्रोतों में से कौन लोकप्रिय कवि कालिदास से संबंधित नहीं है। तो दोस्तों इनमें से कौन सी ऐसी रचना है जो महाकवि कालिदास जी की नहीं है। हमारे ऑप्शन है मेघदूतम, मालविकाग्निमित्रम, मुद्रा राक्षस, अभिज्ञान शाकुंतलम। तो दोस्तों आप जानते हैं कि मेघदूतम, मालविकाग्निमित्रम, अभिज्ञान शाकुंतलम ये रचनाएं सभी महाकवि कालिदास जी की हैं। और ये मुद्रा राक्षस जो है दोस्तों ये विशाख दत्त की रचना है। मुद्रा राक्षस दोस्तों विशाख दत्त की रचना है। और दोस्तों कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। दोस्तों भारत का शेक्सपियर महाकवि कालिदास को कहा जाता है। उसके बाद दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3। भारत में 8 राजनीतिक पार्टियों को भारत के चुनाव आयोग द्वारा राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता दी गई है। इनमें से कौन सी पार्टी हाल ही में जोड़ी गई है। तो दोस्तों ये जो चुनाव आयोग ने 8वीं राजनीतिक पार्टी कौन सी जोड़ी है ये हमारा क्वेश्चन है। तो 8वीं कौन सी है, हमारे ऑप्शन है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, नेशनल पीपुल्स कांग्रेस, ऑप्शन सी है अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस, ऑप्शन डी हमारा है दोस्तों भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। तो हमारा राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा नेशनल पीपुल्स कांग्रेस यानी दोस्तों एनपीपी। एनपीपी दोस्तों ये 8वीं नई राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी बनी है और चुनाव आयोग ने इसे दोस्तों राष्ट्रीय दोस्तों इसका दर्जा दिया है पार्टी का। और अगर बात करें तो दोस्तों ये एनपीपी के संस्थापक पी ए संगमा। तो दोस्तों 8वीं राजनीतिक पार्टी कौन सी है, नेशनल पीपल्स पार्टी। और दोस्तों अपने भारत में कितनी नेशनल मतलब राष्ट्रीय पार्टियां हैं तो 8 पार्टियां हैं। उसके बाद दोस्तों आपको एक बात बता दें, अगर दोस्तों ये आप लोग प्रैक्टिस सेट आप लोग पहले अपने आंसर लगा लीजिएगा और आपका क्या स्कोर रहा इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। उसके बाद दोस्तों अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, शांत घाटी राष्ट्रीय उद्यान। दोस्तों शांत घाटी राष्ट्रीय उद्यान पलक्कड़ में चोटी की सबसे ऊंची चोटी है। ये दोस्तों ये जो शांत घाटी राष्ट्रीय उद्यान जो है ये चोटी जो है शांत घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस चोटी की सबसे ऊंची चोटी है। तो दोस्तों हमारे ऑप्शन है अनामुडी,
एजिंडा, देवीमाला, पेरूमल। दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये जो शांत घाटी राष्ट्रीय उद्यान, ये सबसे ऊंची चोटी किस चोटी की है, तो एजिंडा। दोस्तों ये एजिंडा जो है ये तमिलनाडु में पड़ता है एजिंडा, और इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है वो शांत घाटी राष्ट्रीय उद्यान है। और दोस्तों उसके बाद अगर बात करें अनामुडी की, तो अनामुडी आप जानते हैं कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, बहुत ज़्यादा दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाता है कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो अनामुडी। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनामुडी है, और ये दोस्तों केरल में स्थित है, केरल में। और ये एजिंडा जो है ये दोस्तों तमिलनाडु में स्थित है, और हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा एजिंडा। उसके बाद दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है 19 मार्च से 4 अप्रैल 2022 तक 35वां सूरजकुंड मेला अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला किस शहर में आयोजित किया गया था दोस्तों। तो ये जो सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला है ये किस शहर में आयोजित किया गया, बहुत ध्यान रखना दोस्तों, ये 35वां है, 35वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला है। और अगर बात करें ये कहाँ आयोजित किया गया, तो हमारे ऑप्शन है अहमदाबाद, अयोध्या, गुरुग्राम, फरीदाबाद। तो दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फरीदाबाद। और दोस्तों ये फरीदाबाद कहाँ है, तो हरियाणा। ये दोस्तों फरीदाबाद हरियाणा में है। और अगर इसके दोस्तों थीम स्टेट की बात करें, दोस्तों ये सूरजकुंड मेला का जो थीम स्टेट था वो जम्मू कश्मीर था। तो दोस्तों ये जम्मू कश्मीर इसका थीम स्टेट था। और अगर भागीदार राष्ट्र की बात करें तो उज्बेकिस्तान, भागीदार राष्ट्र दोस्तों उज्बेकिस्तान था सूरजकुंड मेला का। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कभी भागीदार राष्ट्र पूछ देगा, या कभी थीम स्टेट पूछेगा, या दोस्तों आयोजन स्थल और या किस क्रम में हुआ है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों क्वेश्चन है, हमने आपको सभी बातें बता दी हैं कि 35वां है, थीम स्टेट जम्मू कश्मीर है, आयोजन फरीदाबाद हरियाणा में किया गया है, और दोस्तों भागीदार राष्ट्र जो है वो उज्बेकिस्तान है। उसके बाद दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है उज बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण रावी नदी की एक सहायक नदी उज पर किए जाने की योजना है। रावी नदी का वैज्ञानिक नहीं दोस्तों, यहाँ पर वैदिक होगा। रावी नदी का वैदिक नाम क्या है, वैदिक नाम क्या है दोस्तों। हमारे ऑप्शन है अस्किनी, कालिंदी, बिपाशा, फल्गु। तो दोस्तों आप जानते हैं जब हम दोस्तों वैदिक सभ्यता पढ़ रहे थे तब हमने आपको बहुत बार बताया कि रावी नदी के तट पर दशराग्य युद्ध हुआ था। और दोस्तों ये दशराग्य युद्ध किसके मध्य हुआ था, ये भी हमने आपको बताया था, सुदास और 10 जनों के मध्य हुआ था। तब हमने आपको बताया था कि रावी नदी का वैदिक नाम दोस्तों, रावी नदी का दोस्तों वैदिक नाम जो है वो पुरुषुणी है, पुरुषुणी या इरावदी, पुरुषुणी या इरावदी नदी के तट पर दोस्तों ये हुआ था। तो रावी नदी का वैदिक नाम पुरुषुणी इरावती है। और अगर बात करें दोस्तों हम ये अस्किनी की, तो अस्किनी आप जानते हैं कि चिनाब नदी का नाम है, ये भी हमने आपको उसी क्लास में बताया था। कालिंदी यमुना को कहा गया दोस्तों वैदिक सभ्यता में। उसके बाद दोस्तों बिपाशा व्यास नदी को। और अगर बात करें दोस्तों फल्गु नदी की, तो फल्गु नदी के किनारे दोस्तों गौतम बुद्ध यानी बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, फल्गु या निरंजना नदी के किनारे दोस्तों। तो आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे रावी नदी का वैदिक नाम। तो दोस्तों पुरुषणी या इरावती, अस्किनी किसका नाम है दोस्तों, तो चिनाब नदी का, कालिंदी यमुना का, बिपाशा दोस्तों व्यास का। उसके बाद दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय नौसेना के ध्वज का अनावरण किया है। नया ध्वज किस साम्राज्य से प्रेरित है। तो दोस्तों नया ध्वज जो है वो किस साम्राज्य से प्रेरित है। हमारे ऑप्शन है गुप्त साम्राज्य, ऑप्शन 2 चोल साम्राज्य, और ऑप्शन 3 है मौर्य साम्राज्य, ऑप्शन 4 है हमारा मराठा साम्राज्य। तो दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा मराठा साम्राज्य। उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सी महिला सरस्वती सम्मान से सम्मानित पहली महिला थी। तो दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि कौन सी महिला जो है वो सरस्वती सम्मान से पहली महिला जो सम्मानित हुई सरस्वती सम्मान से वो कौन सी है। तो हमारे ऑप्शन है पद्मा सचदेव, दलीप कौर तिवाना, अरुंधति राय, नलपत बलमणि अम्मा। तो दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 नलपत बलमणि अम्मा। इन्हें दोस्तों ये पहली महिला है जिन्हें सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया था। उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा है दोस्तों महल भाषा कहाँ बोली जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत बार पूछा गया है एसएससी जीडी में, यूपीपी कांस्टेबल में। तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, महल भाषा कहाँ बोली जाती है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों लक्षद्वीप। दोस्तों आपको बता दें कि ये लक्षद्वीप के
जो मिनिकाय द्वीप है लक्षद्वीप का, वहाँ पर ये महल भाषा बोली जाती है। लक्षद्वीप के मिनिकाय द्वीप पर और भी जितने द्वीप हैं लक्षद्वीप में, उन पर दोस्तों मलयालम भाषा बोली जाती है। तो दोस्तों केवल महल भाषा मिनिकाय द्वीप पर बोली जाती है। और क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि दोस्तों लक्षद्वीप की भाषा क्या है, तो मलयालम हमारा राइट आंसर होगा। और अगर महल भाषा कहाँ बोली जाती है, तब भी दोस्तों लक्षद्वीप माना जाएगा आंसर। और या अगर मिनिकाय ऑप्शन है तो मिनिकाय। उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा है दोस्तों, एक्स किरणों की खोज किसने की। एक्स किरणों की खोज किसने की, तो हमारे ऑप्शन है पाल विलार्ड, ऑप्शन 2 है रांजन, ऑप्शन 3 है दोस्तों रिटर, और ऑप्शन 4 है हर्षेल। तो दोस्तों एक्स किरणों की खोज रांजन ने की, ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही हो जाएगा। और अगर हम बात करें दोस्तों पाल विलार्ड की, तो पाल विलार्ड ने दोस्तों गामा किरणों की खोज की। गामा किरणों की खोज पाल विलार्ड ने की। और उसके बाद अगर रिटर की बात करें तो रिटर ने दोस्तों पराबैंगनी किरणों की, रिटर ने पराबैंगनी किरणों की खोज की दोस्तों। और अगर हर्षेल की बात करें तो हर्षेल ने अवरक्त किरणों की, अवरक्त किरणों की खोज दोस्तों हर्षेल ने की। उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है, पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित योजना कौन सी है, पहली, दूसरी, चौथी या पांचवी। कौन सी पंचवर्षीय योजना है जो पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित है। तो दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो है वो हमारी दोस्तों पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित है। उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है दोस्तों, इसमें दोस्तों प्रथम पंचवर्षीय योजना की अगर हम बात करें तो प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है वो हेराल्ड डॉमर मॉडल पर आधारित है। दोस्तों प्रथम पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डॉमर मॉडल पर आधारित है। और इसका टाइम पीरियड दोस्तों प्रथम पंचवर्षीय योजना का 1951 से 56 तक रहा। और द्वितीय पंचवर्षीय योजना का दोस्तों टाइम पीरियड जो था वो 56 से 61 तक, 56 से 61 तक दोस्तों द्वितीय महालनोबिस मॉडल पर आधारित है और प्रथम हेराल्ड डॉमर मॉडल पर। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये दोनों योजनाओं से यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों, क्रिकेट का एशिया कप 2022 किस क्रिकेट टीम ने जीता। दोस्तों ये क्रिकेट का एशिया कप जो 2022 में हुआ वो किस क्रिकेट टीम ने जीता, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा श्रीलंका। दोस्तों श्रीलंका ने पाकिस्तान को हराकर क्रिकेट का एशिया कप 2022 का खिताब जीता था। तो विजेता दोस्तों श्रीलंका रहा और उपविजेता पाकिस्तान, उपविजेता दोस्तों पाकिस्तान रहा है उपविजेता, और विजेता श्रीलंका। बहुत अच्छा दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों, डीएनए का द्विकुंडलित संरचना मॉडल किसने दिया। दोस्तों डीएनए का डुप्लीकेशन मॉडल किसने दिया, हमारा क्वेश्चन ये है। हमारे ऑप्शन है फार्मर व मूरे, ऑप्शन 2 है स्लाइडेन व स्वान, ऑप्शन 3 है वाटसन एंड क्रिक, और ऑप्शन 4 है दोस्तों बेटिंग एंड बेस्ट। तो दोस्तों इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा डीएनए का डुप्लीकेशन मॉडल वाटसन एंड क्रिक ने दिया। दोस्तों वाटसन एंड क्रिक ने डीएनए का डुप्लीकेशन मॉडल दिया। और अगर बात करें दोस्तों फार्मर व मूरे की, तो फार्मर व मूरे ने दोस्तों कोशिकाओं में दोस्तों अर्धसूत्रीय विभाजन को मियोसिस नाम दिया था, मियोसिस नाम दिया था दोस्तों फार्मर व मूरे ने। उसके बाद स्लाइडेन व स्वान की अगर हम बात करें तो दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्लाइडेन व स्वान कोशिका सिद्धांत दिया, कोशिका सिद्धांत किसने दिया, तो स्लाइडेन व स्वान ने। डीएनए का डुप्लीकेशन मॉडल किसने दिया, तो वाटसन एंड क्रिक ने। मियोसिस नाम किसने दिया, तो फार्मर व मूरे ने। बेटिंग एवं बेस्ट ने दोस्तों इंसुलिन की खोज की, इंसुलिन की खोज दोस्तों बैटिंग एवं बेस्ट ने की। उसके बाद दोस्तों अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, 75वीं संतोष ट्रॉफी फुटबॉल किसने जीती। दोस्तों ये 75वीं जो संतोष ट्रॉफी है, सबसे पहले तो आप ये याद रखना कि 75वीं है। और ये जो संतोष ट्रॉफी है ये किस चीज़ की ट्रॉफी है, तो फुटबॉल। दोस्तों ऑप्शन ऐसे भी आ जाता है, क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है कि संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, तो फुटबॉल, हॉकी या क्रिकेट, इस टाइप से ऑप्शन होते हैं दोस्तों। तो ये संतोष ट्रॉफी फुटबॉल से संबंधित है और ये कौन से नंबर की थी, तो 75वीं। और इसको दोस्तों किसने जीता, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा केरल ने। दोस्तों इसको केरल ने जीता और इसका उपविजेता रहा था 75वीं संतोष ट्रॉफी का पश्चिम बंगाल, उपविजेता पश्चिम बंगाल रहा। और दोस्तों अगर बात करें कि इसका आयोजन कहाँ हुआ, तो दोस्तों इसका आयोजन भी केरल में हुआ। 75वीं संतोष ट्रॉफी का आयोजन केरल में हुआ, विजेता केरल रहा और उपविजेता पश्चिम बंगाल रहा। उसके बाद दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि पदार्थ की चौथी अवस्था क्या है। दोस्तों पदार्थ की चौथी अवस्था क्या है, हमारा ऑप्शन है ठोस, ऑप्शन 2 प्लाज्मा, ऑप्शन 3 द्रव, और ऑप्शन 4 है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। तो दोस्तों हमारा राइट आंसर इसमें हो जाएगा प्लाज्मा। दोस्तों ये पदार्थ की चौथी अवस्था जो है वो प्लाज्मा है। आप जानते हैं दोस्तों पदार्थ की ये जो 3 अवस्थाएं हैं, ठोस, द्रव, गैस, आप इनसे परिचित हैं, ठोस, द्रव, गैस, ये 3 अवस्थाएं होती हैं। और पदार्थ की चौथी अवस्था प्लाज्मा होती है और ये 5वीं अवस्था दोस्तों बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट होती है। तो ये दोस्तों ये 5वीं अवस्था बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, और इसमें चौथी पूछी गई है, तो हमारा राइट आंसर प्लाज्मा हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा है कि लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है।
तो दोस्तों लेंस की क्षमता की बात करें तो लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है, हमारे ऑप्शन है डाप्सन, डायोप्टर, डेसिबल, डेसीमीटर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 डायोप्टर। दोस्तों लेंस की क्षमता का मात्रक है डायोप्टर। उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल किस मुगल शासक के काल को कहा जाता है? हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल किस मुगल शासक के काल को कहा जाता है? तो हमारा राइट आंसर इसमें दोस्तों हो जाएगा अकबर। अकबर के काल को दोस्तों हिंदी साहित्य, दोस्तों बहुत ध्यान से देखना, हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल, तो हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल अकबर के काल को कहा जाता है। और अगर हम बात करें दोस्तों जहांगीर की, तो जहांगीर का काल जो था वो दोस्तों चित्रकला का स्वर्णकाल। तो चित्रकला का स्वर्णकाल किसे कहा जाता है? तो जहांगीर के टाइम को चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है। और शाहजहां का जो काल था दोस्तों उसे स्थापत्य कला का। दोस्तों तो हिंदी का स्वर्णकाल अकबर, चित्रकला का जहांगीर और स्थापत्य कला का स्वर्णकाल शाहजहां। और दोस्तों औरंगजेब की अगर बात करें तो दोस्तों औरंगजेब, इसे जिंदा पीर के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों ये क्वेश्चन भी एसएससी जीडी में पूछा गया है कि जिंदा पीर के नाम से किस मुगल बादशाह को जाना जाता है? तो औरंगजेब। तो स्थापत्य कला का स्वर्णकाल शाहजहां। तो हमारा इसमें दोस्तों हिंदी का साहित्य का स्वर्णकाल किसे कहा जाता है, किसके काल को कहा जाता है? तो ये अकबर का हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला हमारा दोस्तों क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? दोस्तों शनि का सबसे बड़ा उपग्रह ये हमारा क्वेश्चन है। ऑप्शन हमारे हैं ज्ञानीमीड, ऑप्शन 2 है फोबोस, ऑप्शन 3 है टाइटेनिया और ऑप्शन 4 है टाइटन। तो दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। और दोस्तों ये अगर टाइटेनिया की बात करें तो ये टाइटेनिया दोस्तों अरुण ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है। फोबोस दोस्तों ये मंगल ग्रह का है। और ज्ञानीमीड ये दोस्तों बृहस्पति का उपग्रह है और ये सभी उपग्रहों में सबसे बड़ा है। दोस्तों ये ज्ञानीमीड ये बृहस्पति का है, बृहस्पति का सब उपग्रह है और ये सभी उपग्रहों में सबसे बड़ा है। फोबोस ये मंगल का है और टाइटेनिया अरुण का सबसे बड़ा उपग्रह है और टाइटन ये दोस्तों शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है। तो दोस्तों उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है। तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 19 नवंबर। 19 नवंबर। और दोस्तों अगर हम बात करें तो आज भी 19 नवंबर है। तो आज कौन सा दिवस है? तो शौचालय दिवस है। 19 नवंबर को दोस्तों शौचालय दिवस मनाया जाता है। और अगर 23 जनवरी की बात करें तो दोस्तों पराक्रम दिवस, दोस्तों पराक्रम दिवस मनाया जाता है 23 जनवरी को। उसके बाद 22 मई दोस्तों जैव विविधता दिवस, राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 23 मई को मनाया जाता है। और 22 मार्च, तो दोस्तों 22 मार्च को जल दिवस, 22 मार्च को जल दिवस, 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस, 23 जनवरी पराक्रम दिवस और 22 मई को दोस्तों राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। उसके बाद दोस्तों ये हमारा जीएस का प्रैक्टिस सेट 1 का आज का अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों। तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन है ये 20वां लोकसभा का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो दोस्तों लोकसभा का उल्लेख हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 अनुच्छेद 81। अनुच्छेद 81 में दोस्तों लोकसभा का उल्लेख है। अगर हम बात करें दोस्तों राज्यसभा का तो दोस्तों ये इसकी ट्रिक है सरला। तो दोस्तों 7 से हो जाती है हमारी संसद, 7 से हमारी संसद हो जाती है तो 79 नंबर पर संसद। उसके बाद दोस्तों रा से हो जाएगा राज्यसभा ये 80 और ला से लोकसभा 81। तो दोस्तों सा संसद 79, रा से राज्यसभा 80 और ला से लोकसभा 81। और दोस्तों ये अनुच्छेद 76 आप जानते हैं कि इसमें महान्यायवादी के बारे में बताया गया है। तो महान्यायवादी का उल्लेख अनुच्छेद 76 में है। दोस्तों अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है और आपको ये जो प्रैक्टिस सेट है आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।